इनको बैलेंस करो तो आपको वहाँ बैलेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको वहाँ पे बैलेंसिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा कि यार ये बैलेंसिंग कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस नहीं रहते। कोई ज़्यादा हो सकता है तो कोई कम हो सकता है तो कोई ज़्यादा। है एनसीईआरटी में सबसे फेमस हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि रहने वाला तुक्का मारो और आंसर निकालो। लॉट ऑफ क्या बोला था उनको, मोमोज। ठीक है, ही यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ मोमोज, मतलब उसको इतना ज़्यादा पसंद था ना कि उसको कोई कुछ बोले ना बोले, उसको बोल दे मोमोज खाने, वो रात के 12 बजे भी चलने को तैयार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजर टैलेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हों, बहुत ही मजे में हो, फुल एनर्जेटिक मोड के साथ में। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि रहने वाला है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये वाला बैलेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? बैलेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के पीछे मेजर रीज़न क्या है? देखो मैं एक बात बताता हूँ। बैलेंसिंग की कंडीशन आपको पता है किस तरह से वेट को हमने बैलेंस किया था, लेकिन अनबैलेंस की कंडीशन में उसको वापस बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप कहोगे सर, अगर मैं नॉर्मल वेइंग मशीन की बात करूँ, जैसा आपने वेइंग मशीन का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे तो आपने ईजिली दो प्रॉपर बैलेंसिंग पोल्स को आराम से बैलेंस कर दिया था, वहां पे तो कोई दिक्कत आई नहीं थी। वहां पे तो मैंने आराम से दो चीजों को बैलेंस करके दिखा, बिल्कुल देखा, मैं मना कहाँ कर रहा, बिल्कुल आपने देखा होगा, आपने अच्छी तरह से उनको बैलेंस भी किया होगा और आपने बैलेंस करने के बाद में अपनी कंसिडरेशन को भी रखा होगा कि किस तरह से वो बैलेंस हुआ। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि ये इक्वेशंस, जो छोटी छोटी इक्वेशंस होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा ईजी पड़ती है। मैं सही बताऊँ तो बहुत छोटे इक्वेशंस तो मतलब आप यूं ही कर सकते हो चुटकी बजा के। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस तो आप काफी सारे बैलेंस कर दोगे, इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेजर प्रॉब्लम आएंगी जब आपके सामने बहुत बड़ी इक्वेशंस दी जाएंगी, जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा इनको बैलेंस करो, तो आपको वहां बैलेंसिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको वहां पे बैलेंसिंग के टाइम पे काफी ज्यादा सोचना पड़ जाएगा कि यार ये बैलेंसिंग कैसे करूं, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा केमिकल एलिमेंट्स आ जाएंगे ना कि उनके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर पाना बोथ साइड पे, रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट पे भी, पॉसिबल नहीं होगा। रिएक्टेंट की साइड पे भी केमिकल नंबर, एलिमेंट या एटम्स आपको बैलेंस करने होंगे और प्रोडक्ट की साइड पे भी उनकी बैलेंसिंग प्रॉपर रखनी होगी, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि किस तरह से उनको बैलेंस करना चाहिए। लेकिन बैलेंसिंग नहीं सिखाई थी, मैंने बस बताया था कि एलएचएस साइड होती है, आरएचएस साइड होती है। ठीक है, आज हम अनबैलेंस की कंडीशन में ये तो सीख लेंगे कि अनबैलेंस होती क्या है, इक्वेशन कैसे अनबैलेंस होती है, जो मैंने पहले भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। लेकिन मैं अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में आपको एक बेसिक ओवरव्यू तो दे दूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में, इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में, हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप बहुत जल्दी और काफ़ी इजी वे में, एफिशिएंट वे में अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। बड़ी बड़ी क्वेश्चन देख के डरने का तो डर ही निकल जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, डरने का डर निकल जाएगा और बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए, काफ़ी इजीली इफेक्टिवली आप अपने जितने भी, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, आपके अपने जितने भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहेंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं कह रहा हूँ, बस उस ट्रिक को एक बार अच्छे से सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस में लगा के, पुट करके, फॉर्मुलेट करके बताना ज़रूर कि आपने वैसा किया या नहीं किया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में। और आप पूरा ध्यान अपना यहीं लगा के रखना, जरा भी ध्यान भटका तो समझ जाना भटक जाओगे फिर मेरे हाथ से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाओ मेरे साथ। चलो, सबसे पहले हम बात करने वाले हमारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस नहीं रहते। कोई ज्यादा हो सकता है तो कोई कम हो सकता है तो कोई ज्यादा। ठीक है, ये वाली कंडीशन आती है अनबैलेंस की कंडीशन में, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो। अभी आप इस वेइंग स्केल में देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा हेल्दी फूड है, हमेशा ये रियलिटी है, हमारा हेल्दी फूड हमेशा ये बर्गर, पिज्जा, इनसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। देखो, घर का खाना खाओ, घर की सब्जी खाओ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर काफ़ी हेल्दी रहता है इंसान का शरीर। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी टाइप है, मोरल समझ लेना या जो भी तुम समझना चाहो। एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू ईट लॉट ऑफ, क्या बोला था उनको, मोमोज। ठीक है, ही यूज टू ईट अ लॉट ऑफ मोमोज, मतलब उसको इतना ज़्यादा पसंद था ना कि उसको कोई कुछ बोले ना बोले, उसको बोल दे मोमोज खाने, वो रात के 12 बजे भी चलने को तैयार है। ही यूज टू गेट सो मच, मतलब ही हैज सो मच एडिक्शन कि बस बोल दिया और जाना है। मेरे को चाय का है लेकिन उसको मोमोज का था। ठीक है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन था मोमोज का। अब वो दोस्त बोलते हैं यहाँ चल रहा है, आज ये नई जगह है, यहाँ पे नया स्टॉल खुला है, यहाँ खाते हैं, वहाँ जाना, वो हर जगह जाता था। ठीक है, और खाता भी ये नहीं था 2-3 ही खा रहा है, टेस्ट के लिए 1 खा रहा है या फिर कुछ लिमिटेड 1 प्लेट खा लिया। वो जब चालू होते थे तो कंपटीशन करते थे, ले 2 प्लेट तेरे, 3 प्लेट मेरे, 3 प्लेट मेरे, 4 प्लेट तेरे। एक प्लेट में शायद 6-8 आते हैं, तो 3 के हिसाब से हो गए 18 या 24। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, खा लेता था।
ऐसे लड़कों में एक मतलब मेरे दोस्त में, मैं खुद ही उसकी गलती बता रहा हूँ कि इनमें क्या होता है ना, इनकी एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है, ये अपनी गलती नहीं मानते, फिर ये पानी नहीं पीते। ठीक है, पानी ना पीने की वजह से अब मोमोज एक्चुअली में क्या होता है, उसके अंदर तो जहाँ तक मुझे याद है वेजीज है, पत्ता गोभी और ये सब क्रम्प करके डाला जाता है। मैंने ऐसे खाए हैं बट मुझे एक्चुअली याद नहीं। लेकिन बाहर की साइड पे जो होता है आउटर लेयरिंग, वो होता है मैदा, और वो भी कच्चा मैदा। ठीक है, बस उसको गीला करके स्टीम करके दे दिया जाता है, तो वो इतना परफेक्ट। और मैदा तो कोई सा भी हो, ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा खाओगे नुकसान करता है। ठीक है, वो खाता रहा काफ़ी टाइम तक उसने खाया, मैं कह रहा हूँ शायद साल 2 साल तक तो उससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर 1 और 2 ईयर उसके साथ में एक मेजर ट्रेजेडी हुई, जो डॉक्टर्स ने बताई कि ये मोमोज खाने की वजह से हुई है। धीरे धीरे वो मैदा कंप्लीटली डाइजेस्टेबल नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, और मैदा खाने से काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैदा, आप मैगी खाते हो, मैगी खाने के बाद पानी नहीं कि 4 गिलास पानी पी गए, 5 गिलास, क्योंकि मैदा पानी मांगता है। अब वो पानी बहुत कम पीता था, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी कि उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि वो ढंग से खाना खा पाए। ठीक है, उसको दिन ब दिन आने मतलब एक एक दिन, हर एक दिन परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब उसके पेट में पेन स्टार्ट हुआ, उसके इस साइड पे पेन स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली मैदा खाने की वजह से डाइजेशन कम हुआ, डाइजेशन कम होने की वजह से जो मैदा था वो क्लॉट करने लग गया, क्लॉट करते करते उसकी बॉडी में ही रेलेवेंटली वो स्टोर होने लग गया। अब स्टोर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, पेट में लंप बनने लगे। लंप मतलब मोटा मोटा, एक तरह से समझ लो, बायोलॉजी इतना अपना अच्छा नहीं है, बाकी एक लंप के फॉर्मेशन में वो स्टोर होने लगे। और स्टोर होते होते वो एक दिन इतना ज़्यादा पीक पे पहुंच गए कि उसको सीधा एडमिट करना पड़ा। एंड द लंप यूज टू बी, सीधी बता रहा हूँ, मतलब इट यूज टू बी, डॉक्टर्स ने क्लियर कह दिया अगर ऐसा नहीं किया हमने तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ माई फ्रेंड वॉज नेगेटिव परसेंटेज। मतलब 100% था कि अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया, डॉक्टर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हो जाता है। ठीक है, और यही बात होती है कि इसलिए कहा जाता है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी ही रखो। बाहर की चीज़ें खा लो, खाने में देखो सीधी बातें मिल रही है तो तुम खाओगे ही खाओगे, बट लिमिट में खाओ। या ऐसे खाओ कि ये शेड्यूल बना लो कि हाँ मैंने वीक में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मंथ में 2 बार 3 बार खा लिया, वो भी अच्छा खाओ तो बेटर है। ऐसा नहीं कहीं पे भी गए किसी का भी कुछ उठा के खा लिया, लो चलो ब्लॉगिंग फूड ब्लॉगर बनते हैं, हाँ हेलो गाइस आज ही हमारा ये देख रहे हो आप, ये मोमोज बन रहे हैं, ये हो रहा है, ये बर्गर बन रहा है, तो वो गलत है। ठीक है, इतना हेल्दी नहीं होता। और घर का खाना खाओ यार, मज़ा भी आता है। या फिर कहीं हॉस्टल चल जाते हो तो मम्मी के खाने की सबसे ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हमें तो आई थी, हमें तो बहुत ज़्यादा याद आई थी। फिर हमें पता है कि क्या कंडीशन हो जाती है, फिर घर आते ही जब ट्रीटमेंट मिलता है ना, आलू के पराठे ये वो, तो दिल खुश हो जाता है। समझे? चलो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हम थे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में वहाँ पे इक्वल नंबर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। किस साइड पे? दोनों साइड पे अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, मतलब दोनों साइड की बात करी जाए। अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे सामने आएंगे दोनों पर्टिकुलर केसेस में, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एटम्स की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे। सबसे बेटर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ में मिलता है वाटर बनाता है। गैस और गैस मिलके लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये आपको पता है? बिल्कुल आपको पता होगा। किस तरह से ये हुआ, चलो अब इसको समझते हैं। अब ये अनबैलेंस क्यों है, ये तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा, मैंने आपको पहले भी टेबल बना के बताई थी, अभी मैं आपको टेबुलर फॉर्म में ही समझा देता हूँ कि टेबुलर फॉर्म से कैसे समझ में आएगा। देखो हमारे पास में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने वाटर और ऑक्सीजन वाली ही वो इक्वेशन ले ली है। अब जब मैंने ये लिया तो ऑब्वियसली बात है मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एलएचएस और आरएचएस साइड पर रखूंगा। तो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, 2 थे इधर 2 थे उधर, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस कंडीशन में यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है। लेकिन क्या ये एटम पे, या अगर मैं बात करूँ किस भी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या ये बैलेंसिंग हो रही है क्या? यहाँ पे 2 वहाँ पे 1, और यहीं से बोल दिया जाता है कि हम बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, बैलेंसिंग की कंडीशन नहीं आ पा रही, यानी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है जिसके नंबर ऑफ मासेस दोनों साइड पे, रिएक्टेंट की साइड पे भी और प्रोडक्ट की साइड पे भी डिसबैलेंस्ड है। इनको बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये प्रोपोर्शन टेढ़ा मेढ़ा है, ज्यादा नहीं बाय 1, क्योंकि देखो टोटल देखना, 2 2 4 लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 और 1 3, कितने नंबर ऑफ एटम और चाहिए उसको बढ़ने के लिए? सिर्फ 1। अब वो 1 किस तरह से लगाया जाता है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें लाना होगा हमारा व्हाइट बोर्ड या फिर हमारा ब्लू बोर्ड। हमारा वाला थोड़ा अच्छा है तो इस पर बता देते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो बनता है हमारा वाटर। ठीक है, दोनों गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म से किससे कन्वर्जन आ रहा है हमारा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर वहाँ पे यही है, तो HO। बात करूँ LHS की, बात करूँ RHS की, इसको आप रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हो बोलना चाहो तो, और इसको आप
सॉरी इसको प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा, यह आपका रिएक्टेंट है और यहाँ आ जाएगा आपका प्रोडक्ट और यहाँ आ जाएगा आपका RHS। हाइड्रोजन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड पे दो, इधर भी दो, दोनों बैलेंसिंग की कंडीशन में, इधर ऑक्सीजन दो, इधर वन, इधर बैलेंसिंग नहीं है, तो हमें इधर के ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। तो सबसे पहला मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड, NCERT इसी को फॉलो करती है कि हिट एंड ट्रायल मेथड, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा ईजी वे दूंगा, लेकिन अभी हम जिस मेथड के साथ में काम करने वाले हैं वो है NCERT में सबसे फेमस हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि रहने वाला तुक्का मारो और आंसर निकालो। ठीक है, तुक्का मारते चलो। देखो इधर ऑक्सीजन दो है, इधर भी कितने होने चाहिए? दो। यहाँ पे अभी कितने हैं? अभी देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ वन है। अगर मैं यहाँ पे टू का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो यहाँ कितने हो जाएंगे? दो। कर दूं? चलो अगर मैं यहाँ पे टू का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन तो हो जाएंगे दो। ऑक्सीजन दो मतलब ये ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन दो होते ही RHS पे ये हमारा जो हाइड्रोजन था ये भी तो चार हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ, टू वन जा टू, दो ऑक्सीजन आ गए, दो ऑक्सीजन से ये कंडीशन तो बैलेंस आ गई प्रॉपर्ली, नो डाउट यहाँ पे बैलेंसिंग हो गई, लेकिन अब ऊपर डिसबैलेंसिंग हो गई। अब ये देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने चाहिए होंगे? चार। तो दो ऑलरेडी है, दो से ही मल्टीप्लाई कर दो, टू टू जा फोर, तो देखो फोर इधर, फोर इधर, टू इधर, टू इधर, लो भैया फोर और टू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिक्स, फोर और टू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिक्स। ये है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, जहाँ पे आप इजीली मतलब बिना किसी दिक्कत के किसी भी प्रॉपर सॉर्ट ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये तो रहा एग्जांपल हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो काफी बेसिक एग्जांपल होता है हमारी कंसिडरेशन से, जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो अब मैं आपको और एक इक्वेशन करके बताता हूँ कि किस तरह से बैलेंस होगा। ये हमारा फॉस्फोरस है, प्लस अगर ऑक्सीजन के साथ में मिलाऊंगा तो फॉस्फोरस ऑक्साइड यहाँ पे बनता है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारा पोटेशियम ऑक्साइड हमारे पास में बन गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। पहले तो LHS RHS अभी तुम बेसिक से ही सीखो। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का, LHS का, RHS का, देखना P इधर कितना है? 4, इधर कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर कितना है? 3। कंप्लीटली अनबैलेंस इक्वेशन, 4 और 2 5, 2 और 3 5, वैसे बैलेंस है, लेकिन हम ये नहीं, 4 और 2 6, 2 और 3 5, ये बैलेंसिंग की कंडीशन नहीं शो कर रहा, नहीं कर रहा। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब 3 की टेबल में और 2 की टेबल में कॉमन आने वाला नंबर देखो, 3 2, दोनों का एलसीएम लेके देख लो या कॉमन नंबर देख लो, 3 2 जा 6, 2 3 जा भी 6। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 और फॉस्फोरस हो गया 4। अब यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 2, तो रिवर्स कर दो, यहाँ पे 2 का क्या था, यहाँ पे 3 का कर दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा? 6, और फॉस्फोरस ऑलरेडी कितना था? 4, और हमारी इक्वेशन कैसी हो जाती है? बैलेंस्ड हो जाती है। मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस अब जो बोला जाएगा फाइनल बैलेंस इक्वेशन कुछ इस टाइप में हमारे सामने होगी ही होगी। ठीक है, ये हो गई है बैलेंसिंग की कंडीशन। अब मैं बोलूंगा कि फॉस्फोरस तो 4 इधर भी है, फॉस्फोरस 4 इधर भी है, बट यहाँ पे अब दोनों में क्या क्या चेंजेस आए? ये 6 और ये 6, और अब ये 4 और 4 और ये 6 और 6, यानी 4 6 10, 4 6 10 करके टोटल बैलेंसिंग इसकी हो चुकी है। ठीक है, ये बैलेंसिंग आपको समझ में आई कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया? बहुत बढ़िया। चलो अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो हम देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड का, जिसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले KCl, यहाँ पे Cl2 आता है। ठीक है, ओके, अब आपको पता है Cl फॉर क्लोरीन, ठीक है, K फॉर अपना पोटेशियम होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या अनबैलेंस दिख रहा है? KCl, लेकिन यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl1 है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल सोचो, अभी मैं टेबल नहीं बना रहा, मैं चाहता टेबल बना दूं, लेकिन मैं टेबल नहीं बनाना चाह रहा, मैं बस तुम्हारा नॉर्मल देखना चाह रहा हूँ। देखो K और Cl, चलो बना ही देते हैं यार, बेसिक समझ जाओगे। इधर K1, उधर भी K1, इधर Cl2, उधर Cl1, मतलब बैलेंस सिर्फ इसको करना है। तो Cl2 है इधर, तो इधर भी कितना लग जाएगा? 2। चलो 2 लगाया, 2, Cl भी 2 हो गए, लेकिन K भी 2 हो गया, यहाँ पे 2 ही था, तो K भी 2 है, तो इसको भी क्या कर दो? 2। बैलेंस हो गया, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 एटम इधर, 4 एटम इधर, दोनों बराबर। यहाँ से समझ आ गया कि आपका रिएक्टेंट्स किसके बराबर आ रहा है? आपके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है।
बात समझ में आई? किस तरह से मैंने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया बाय द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। इतना हार्ड नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इसको काफ़ी सारे लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है। जितना इसको हार्ड दिखाते हैं उतना ये हार्ड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ओके, काफ़ी इजी पड़ता है, लेकिन हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के लिए ज़्यादा टिपिकल हो जाता है और इसमें थोड़ी सी मुश्किलें आने स्टार्ट हो जाती है जब ये कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड स्ट्रक्चर के लिए या कंपाउंड एलिमेंट्स के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ में समझाऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट और नए एक्सपेरिमेंट के साथ में, जहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन सिखाऊंगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मैं इक्वेशंस आपको बताऊंगा। और याद रखना, उस दिन हम कम से कम 5-10 ट्रायल तो करेंगे जिसमें हम काफ़ी सारी इक्वेशंस को लेंगे और उन सारी इक्वेशंस को, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को भी बैलेंस करेंगे। बट बी प्रिपेयर्ड, क्यों? क्योंकि उस इक्वेशंस में हम अपना नया ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप इजीली कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। और एक और बात ध्यान रखना, कोई भी इक्वेशन बैलेंस करना मुश्किल नहीं होता, बस ये मुश्किल होता है कि आपने उस इक्वेशन को अच्छे से देखा है कि नहीं देखा। अगर देखो, एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको, जापानीज मेथड ऑफ एडिशन। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा पड़ता है, क्रिस क्रॉस वाला आता है, ट्रिपल डॉट, डबल डॉट। वो आपने अबैकस सुना होगा, इंडिया का अबैकस मेथड सबसे फास्ट है। वो यूं बच्चे करते देखो ना, 2+7 माइनस ये वो फलान डिमकाना डिंग टिंग डिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो, सर आंसर जीरो है मेरा ही है। पर जैसे बच्चे करते हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं उसको, अबैकस वाले को, उन लोगों की मास्टरी हो जाती है, वो करते करते अबैकस को सीख जाते हैं। तो प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे। अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करी ना, तो तुम्हारी कभी भी किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक नहीं आने वाली, कभी भी कोई चीज़ दिक्कत करने ही नहीं वाली। इसलिए ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ में अपने ट्रिक क्वेश्चंस की, और जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले आपको कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं, आई गारंटी यू दैट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक की बात करने वाले हैं। तुम्हारे काफ़ी काम किए, तो तुम लोग यहीं पर रुकना और देखना, इंतजार करना, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए ट्रिक, इस बार ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।